एनीमिया। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ एनीमिया की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शेयर करूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होता है और इससे क्या सिम्टम्स और फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, क्या उसकी कॉजेज़ और टाइप्स हैं और क्या उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस होगा, जो कि एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एज अ लैब टेक्नीशियन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनीमिया है क्या। एनीमिया इज़ अ कंडीशन दैट डिवेलप्स व्हेन योर बॉडी लैक्स इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि बॉडी में कब होगी, जब बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो हेल्दी आरबीसीज को नहीं बना सकेगी या फिर उन हेल्दी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनीमिया इज़ अ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। इट अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन falls below what is normal for a person age, gender and environment, resulting in the oxygen carrying capacity of the blood being reduced। कि एनीमिया जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है किसका, रेड ब्लड सेल्स का, जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, जो कि चाहिए होती है नॉर्मल हर पर्सन की एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से और इन्वायरमेंट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर एज को हम देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि अडल्ट एज स्टार्ट होने से पहले, और बल्कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं 5-6 ईयर, उनमें हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बोन मैरो के अलावा भी कई ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्लड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जेंडर के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि फीमेल्स में एक तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम रहता है। तो इस और इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो जो हिली एरियाज यानी कि जो पहाड़ी इलाकों पे लोग रहते हैं, उधर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डिटेक्ट करती है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो वो ज़्यादा आरबीसीज को प्रोड्यूस करेगी, ताकि जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करें। तो इस वजह से उन लोगों में भी जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। तो एनीमिया क्या है कि एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसीज जो हैं वो एक नॉर्मल लेवल के मुताबिक जो है वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि आरबीसीज के अंदर जो मैच्योर आरबीसी है वो क्या कंटेन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। तो जब एनीमिया होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिजल्टिंग इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड बीइंग रिड्यूस। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो आरबीसीज हैं वो उनके अंदर जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर वो बॉडी में ऑक्सीजन को भी प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या हैं। रेड ब्लड सेल जो है वो एक ब्लड का कंपोनेंट है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में 3 मेजर हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो एनीमिया का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है, रेड ब्लड सेल्स के साथ। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें बॉडी जो है वो इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी, जिसकी कई कॉजेस होती हैं। और अब मैं डिस्कस करूंगी कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये एनीमिया जो है ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि एनीमिया को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि किसी भी पेशेंट को माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है या सीवियर एनीमिया है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि एनीमिया की स्टेजेस, जैसा कि नॉर्मल जो मेल्स हैं
लेकिन ये जो मैं वैल्यू आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये हर एरिया के मुताबिक थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली जो है मेल्स में वो 13 से 17 ग्राम पर डीएल तक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, जबकि फीमेल्स में 12 से 15 ग्राम पर डीएल तक नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसीडर किया जाता है। लेकिन किसी भी पेशेंट को हम बोलेंगे माइल्ड एनीमिया, वो तब हम बोलेंगे अगर उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो 10 ग्राम पर डीएल आ रही होगी, और मॉडरेट एनीमिया तब हम बोलेंगे किसी पेशेंट को अगर उसकी हीमोग्लोबिन 7 से 10 ग्राम पर डीएल तक है। और सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि पेशेंट को एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट लाजमी चाहिए होगी, वो तब होगी जब उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो 7 ग्राम पर डीएल से कम आ रही होगी। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें हम एनीमिया को डिफाइन कर सकते हैं कि माइल्ड स्टेज कौन सी है, मॉडरेट स्टेज कौन सी है और सीवियर स्टेज कौन सी है। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स एंड फीचर्स ऑफ एनीमिया। सिम्टम्स यानी कि पेशेंट के वो क्या ऐसे सिम्टम्स शो करेगा जिससे हमें वो हम कह सकते हैं कि इसको चांस है एनीमिया का। और फीचर्स यानी कि उसकी बॉडी में वो खसूसियात अपीयर होंगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसको एनीमिया का चांस है। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स एंड फीचर्स ऑफ एनीमिया। सिम्टम्स यानी कि पेशेंट का, जिस पेशेंट को अगर एनीमिया है तो उसका ऐसा क्या बिहेवियर होगा जिससे हम जज कर सकते हैं कि इसको एनीमिया का चांस है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले फैटीग, जिसको हम बोलते हैं कि वो अगर कोई भी काम करता है तो वो जल्दी थकावट या थकान महसूस करेगा। ब्रेथलेस ऑन एक्सर्जन, अगर कोई भी वो एक्सरसाइज या इस तरह का कोई भी एरोबिक काम करता है तो उसको सांस का ज़्यादा उसका सांस फूलेगा। इसके अलावा पैल्पिटेशन यानी कि उसके दिल की धड़कन जो है वो उसको फील होगी कि वो तेज़ चल रही है। इसके अलावा हेडेक यानी कि उसको मुसलसल सर दर्द का रहना, कभी कम कभी ज़्यादा, और डिजीनेस के उसको कभी कभी चक्कर का आना महसूस होगा। ये तो है सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। फीचर्स ऑफ एनीमिया यानी कि उसके फीचर्स में ये होगा कि पैलर ऑफ स्किन एंड कंजक्टाइवा यानी कि उसकी जिल्द और आंखों का थोड़ा बहुत पीलापन नज़र आएगा। इसके अलावा जो यंग चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे जो अगर उन्हें सीवियर एनीमिया है तो उनमें ये होगा कि एक तो उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ यानी कि उनका कद का बढ़ना वो जो है वो बहुत स्लो होगा। उसके अलावा जो है वो मेंटली तौर पे, जो दिमागी तौर पे वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि उनकी जो लर्निंग बिहेवियर है वो भी इतना स्लो होगा। और इसके अलावा एंड आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन विद पुअर इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि वो कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी कैच करेंगे क्योंकि उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी वीक होगा। मोस्टली जो है ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मोस्टली ये सिम्टम्स और फीचर्स देखे गए हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स थैलेसीमिया के पेशेंट्स में भी देखे जाते हैं जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ एनीमिया। मैं डिस्कस करूंगी कॉजेज ऑफ एनीमिया। फर्स्ट कॉज जो है वो है कॉज्ड बाय ब्लड लॉस। अगर तो कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और एक्सेसिव हो रही है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है, और कई दफ़ा ये एनीमिया सीवियर फॉर्म भी इख्तियार कर सकता है। इसकी एग्जांपल जो है कोलन कैंसर या हेमोरॉइड्स, या फिर फीमेल्स में मोस्टली हैवी मेंस्ट्रुएशन जो है वो एनीमिया की कॉज होती है। नेक्स्ट है कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड और फॉल्टी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। या तो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और अगर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होगी जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। इसकी एग्जांपल जो है वो सिकल सेल एनीमिया है। इसमें बजाय के आरबीसी बाइकनकेव डिस्क शेप हों वो सिकल शेप के प्रोड्यूस होंगे जो कि एनीमिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ऐसे रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो जाएं जो कि जल्दी लाइज भी होना शुरू हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है थैलेसीमिया जिसमें ग्लोबिन चेन डिफेक्ट होता है, जिसको हम फर्दर किसी और लेक्चर में बाय डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसी न्यूट्रिशन डाइट में हम कम लेंगे जो कि आरबीसीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है।
फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर तो आयरन का इंटेक कम लिया जाए तो वो भी एनीमिया का कॉज होता है। इसके अलावा विटामिन B12, फोलेट डेफिशिएंसी, ये जो है ये भी मेल न्यूट्रिशन में आते हैं और एनीमिया कॉज करते हैं। और रेयर कॉज जो है वो है पैरासिटिक, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अगर तो पेशेंट ने कोई ऐसा इन्फेक्शन उसको हुआ है तो उस सूरत में उसको एनीमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा लाइज होना शुरू हो जाते हैं और वो एनीमिया कॉज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ एनीमिया। According to size of red blood cell, there are 3 major type of anemia. RBCs का नॉर्मल साइज जो है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। तो इस साइज के मुताबिक एनीमिया जो है वो 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। यानी कि अगर साइज छोटा होगा तो कौन सा एनीमिया, अगर साइज ज़्यादा होगा तो कौन सा एनीमिया, और अगर साइज सेम ही है तो कौन सा एनीमिया होगा। तो 3 टाइप्स कौन सी हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया, इफ रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर इन साइज देन नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया। द मेजर टाइप्स ऑफ दिस एनीमिया इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी एंड थैलेसीमिया। अगर आरबीसीज का साइज नॉर्मल साइज से कम है, ऑलमोस्ट मीन 7 या 6 माइक्रोलीटर से कम है, माइक्रोमीटर से कम है, तो वो एनीमिया जो माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। और माइक्रोसिटिक एनीमिया की जो मेजर टाइप्स हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया इंक्लूड है। उसके बाद है नॉर्मोसिटिक एनीमिया। इफ रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मल इन साइज बट लेस इन अमाउंट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मोसिटिक एनीमिया। दैट इंक्लूड्स क्रॉनिक डिजीज और एनीमिया रिलेटेड टू किडनी डिजीज। अगर तो आरबीसीज का साइज नॉर्मल है लेकिन उनकी अमाउंट जो है यानी कि मिकदार जो है वो बॉडी में कम है तो वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। इसकी मेजर कॉज क्रॉनिक डिजीज जैसे कि हेमोराइड या कोलन कैंसर, जो कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो अगर कंटिन्यूसली, तो वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। इसके अलावा अगर कोई किडनी डिजीज जो कि एरिथ्रोपोइटिन, जैसा कि आपको मालूम है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसीज प्रोडक्शन यानी कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, तो अगर वो भी नहीं बन रही होगी तो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे, तो वो टाइप जो है वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगी। और थर्ड जो टाइप है वो है मैक्रोसिटिक एनीमिया। इफ रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर देन नॉर्मल देन इट इज कॉल्ड मैक्रोसिटिक एनीमिया। द मेजर टाइप ऑफ दिस एनीमिया इंक्लूड पर्नीशियस एनीमिया एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर तो आरबीसीज का साइज नॉर्मल साइज से ज़्यादा है यानी कि मोर देन 8 से 9 माइक्रोमीटर से ज़्यादा साइज है तो वो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। और मैक्रोसिटिक एनीमिया की जो मेजर टाइप्स हैं, पर्नीशियस एनीमिया जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि हम फर्दर डिटेल में किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें ये तमाम जो हैं ये मैक्रोसिटिक एनीमिया की कॉज टाइप्स हैं। तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ एनीमिया कौन से हैं ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स? माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब मैं डिस्कस करूंगी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लैब डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, यानी कि लैब में वो कौन से टेस्ट हैं जो कि एनीमिया की डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और एज अ लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट आपको उन टेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं या ये टेस्ट अगर रिकमेंड किए गए हैं किसी डॉक्टर से तो ये किस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किए गए हैं, यानी कि एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए। डिस्कस करूंगी लैब डायग्नोसिस कि वो कौन से टेस्ट हैं जो कि एनीमिया के डायग्नोसिस में हेल्पफुल हैं। उनमें सबसे पहला जो कॉमन टेस्ट है वो है CBC, जिसे हम कंप्लीट ब्लड सेल काउंट कहते हैं। कई डॉक्टर्स हैं वो CBP भी रिकमेंड करेंगे जिसे हम कंप्लीट ब्लड पैरामीटर्स बोलेंगे। ये दोनों सेम ही टेस्ट हैं। तो कंप्लीट ब्लड सेल काउंट टिपिकली द फर्स्ट टेस्ट ऑर्डर एंड इट डिटरमिन द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया। हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, RBCs एंड RBC इंडिसेस आर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द टाइप ऑफ एनीमिया। CBC जो है वो पहला टेस्ट है जो कि
रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर से देखने के लिए कि एनीमिया की क्या सिविरिटी है, यानी कि कितना वो उसका लेवल क्या है। तो कि सीबीसी में वो क्या पैरामीटर्स हैं जो कि हेल्पफुल है एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए, वो है हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट जिसे हम पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं, उसके अलावा आरबीसी काउंट और आरबीसी इंडिसेस जिसमें मीन सेल वॉल्यूम एमसीवी, मीन सेल हीमोग्लोबिन एमसीएच और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी इंक्लूड है। आरबीसी इंडिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि टाइप ऑफ एनीमिया के ये माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक है। माइक्रोसिटिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन और आरबीसी तो लो होंगे, उसके अलावा मीन सेल वॉल्यूम जो है वो भी लो होगा। नॉर्मोसिटिक में मीन सेल वॉल्यूम जो है वो तकरीबन नॉर्मल होगा, और जो मैक्रोसिटिक एनीमिया उसमें मीन सेल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से हम ये डायग्नोस करते हैं कि जो आरबीसीज की शेप यानी कि मॉर्फोलॉजी होगी, जिसे हम एनिसोसाइटोसिस और किलोसाइटोसिस भी बोलते हैं, यानी कि शेप और साइज जो है वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से देखा जाएगा। यानी कि आरबीसी जो है उसमें सिकल सेल शेप तो नहीं है, टारगेट सेल्स तो नहीं है, होवल जोली बॉडीज तो नहीं है, बर्ड सेल्स तो नहीं है। डिफरेंट शेप्स जो है वो टाइप ऑफ एनीमिया को डायग्नोस करने में, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनीमिया को डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट जिसे हम एफओबी टेस्ट भी बोलते हैं। ये टेस्ट जो है ये इसलिए हेल्पफुल है एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए कि अगर तो स्टमक या इंटेस्टाइन से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कोलन कैंसर या हेमोरॉइड की वजह से, तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी एनीमिया की डायग्नोसिस में हेल्पफुल है। इसके बाद आता है आयरन लेवल। सीरम आयरन लेवल जो है वो भी हेल्पफुल है डिटरमिन करने के लिए कि वेदर द एनीमिया इज रिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सब सीबीसी और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो सीरम आयरन लेवल है, और उसके बाद जो सबसे बल्कि अब जो कॉमनली टेस्ट डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ज़्यादा वो है फेरिटिन, सीरम फेरिटिन लेवल, सीरम फेरिटिन और ट्रांसफेरिन लेवल। ये तीनों जो हैं आयरन, फेरिटिन और ट्रांसफेरिन लेवल, ये तीनों जो हैं ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो परनीशियस एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि मैक्रोसिटिक एनीमिया की एक टाइप है। इसके अलावा फोलेट टेस्ट। फोलेट टेस्ट जो है ये भी एक विटामिन है जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसकी मेन कॉज जो है वो फोलेट ही है जिसको हम टेस्ट करते हैं, और ये भी मैक्रोसिटिक एनीमिया की एक टाइप है। इसके बाद बिलिरुबिन टेस्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आरबीसीज जो है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहे, कोई हेमोलिटिक एनीमिया या जॉइंटिस जो है वो एक ऐसी कॉज है जिसमें आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत ज़्यादा लाइज होते हैं, तो वो हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करते हैं, तो उसके लिए भी बिलिरुबिन का चेक करना ज़रूरी है। लेड लेवल जो लेड टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत पहले मतलब एक कॉमन कॉज थी बच्चों में एनीमिया की, तो इसलिए लेड लेवल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है एनीमिया की डायग्नोसिस में, ख़ास तौर पे चिल्ड्रन में। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो कि माइक्रोसिटिक एनीमिया की जो टाइप्स हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, उनके डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद है रेटिक्यूलोसाइट काउंट। रेटिक्यूलोसाइट काउंट बेसिकली चेक किया जाता है कि बोन मैरो के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है, जो नए आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है या नहीं है। रेटिक्यूलोसाइट काउंट मोस्टली जो है वो चिल्ड्रन या इन्फेंट्स जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, अगर तो जॉइंटिस या इस तरह की कोई और डिजीज़ है तो उसमें ये रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट है LFT जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। ये एक कॉमन टेस्ट है डिटरमिन करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि हाउ लिवर इज़ वर्किंग, कि हम लोगों का जो लिवर यानी जिसे जिगर बोलते हैं वो कैसा काम कर रहा है, क्योंकि विच में गिव्स अ क्लू टू अदर अंडरलाइंग डिजीज कॉजिंग एनीमिया। क्योंकि जैसे कि मालूम है कि लिवर जो है वो बॉडी का मेन
रोल परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म में और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा, क्लॉटिंग फैक्टर्स, कोगुलेशन फैक्टर्स और मल्टीविटामिन्स की प्रोडक्शन में। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी डिजीज़ होगी हिडन लिवर की वजह से जो कि एनीमिया को कॉज कर रही है, तो इस वजह से लिवर फंक्शन टेस्ट का करना भी एनीमिया की डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है RFT, जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, यानी कि किडनी के टेस्ट, रीनल जिसे किडनी बोला जाता है। ये हेल्प करते हैं डिटरमिन करने के लिए कि एनी किडनी डिसफंक्शन एग्जिस्ट, या किडनी कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, क्योंकि किडनी फेलियर कैन रिजल्ट इन एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी दैट लीड टू एनीमिया। क्योंकि किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है RBC रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर किडनी कोई फेलियर होगा तो एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से वो एनीमिया कॉज करेगा। तो RFT जो है वो भी इम्पोर्टेंट है एनीमिया की डायग्नोसिस में। और लास्ट में आता है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी क्या डिटरमिन करता है कि प्रोडक्शन ऑफ RBCs, के RBC जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं। लेकिन बोन मैरो बायोप्सी जो है ये कॉमन टेस्ट नहीं है, ये उसी टाइम होगा व्हेन अ बोन मैरो प्रॉब्लम इज सस्पेक्टेड, जब आप एक तमाम टेस्ट कर चुके हैं और फिर भी आपको एंड पे कोई डाउट होगा, तो यानी कि वो लास्ट सस्पेक्शन ये होगी कि बोन मैरो आइदर RBC प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। तो एट द लास्ट स्टेज जो है वो बोन मैरो बायोप्सी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये कॉमन टेस्ट नहीं है, ये एक स्पेशल टेस्ट